चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश में कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन 4 बढ़ाने के दिए निर्देश। आर्थिक गतिविधियां खोलने और प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जारी की जाएगी गाइडलाइन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5वें राखी चरण की घोषणा की। कहा, लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर दिया जाएगा जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए प्रदेश में पर्याप्त बसों और ट्रेनों की जा रही व्यवस्था। प्रवासी मजदूरों से पैदल और ट्रकों के माध्यम से न आने की अपील। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के राहत पैकेजों के ऐलान के बाद आर्थिक क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं ने किया स्वागत। किसानों, मजदूरों ने भी सरकार के फैसले को बताया हितकारी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। अभी भी प्राप्त ताजा समाचारों के अनुसार लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म हो गई है। इसी के साथ ही देश में लॉकडाउन 4 लगाने की तैयारी है। ये 31 मई के लिए रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 के लिए जो गाइडलाइन है, नियम कायदे कानून है, उसका ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं आखिरी चरण की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने नई नीति की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है। स्वयं प्रभा DTH चैनल में पहले 3 थे, उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं। लाइव इंटरएक्टिव चैनल जोड़े जा सके, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे 4 घंटे का कंटेंट दें, जिसे लाइव चैनलों पर दिखाया जा सके। पिछले कुछ महीनों में विशेष तौर पर जो पहली कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 को लेकर उठाया था, वो देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज कर दिया गया है, दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ रुपया दिया गया, खर्च किया गया। टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया, और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और यही नहीं, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए IT का उपयोग करते हुए ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का हमने उसकी शुरुआत की, और कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाहे वो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स की बात हो और आरोग्य सेतु ऐप, तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसको डाउनलोड किया। और UPI भीम की तरह एक ये भी बहुत सफल प्रयोग देश में रहा है,
जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है और हम ट्रेस कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसका भी आप कर सकते हैं। लोग सेल्फ असेसमेंट भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमला होता था, कोई लड़ाई झगड़े होते तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए भी हमने एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट में उसमें बदलाव किया। और इसके अलावा जो हम कहते हैं कि संकट में अवसर देखने की बात, तो एक बड़ा उदाहरण यहां पर नजर आता है कि जहां भारत में एक भी पीपीई किट बनाने की कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज्यादा यूनिट हैं, 3 लाख से ज्यादा पीपीई किट्स एक दिन में बनाई जाती हैं और N95 मास्क भी लाखों के संख्या में आज भारत में प्रतिदिन बनाए जाते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और HCQ टेबलेट्स भी लगभग 11 करोड़ का उसका उत्पादन किया गया। ये अपने आप में उस दिशा में कदम है। इसके अलावा जो हमने कंप्लायंस बर्डन में कमी शुरुआत में की थी, वो भी शुरुआत में एक कदम था, क्योंकि 31 मार्च नज़दीक आ रही थी, बहुत सारा दबाव कंपनियों पर रहता है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के जो प्रोविजंस थे उसका युक्तिकरण किया गया और कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए इस कोविड-19 के समय बहुत सारे प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 में उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, EGMs हैं, AGMs हैं, उनको आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर उपस्थित नहीं रहना पड़ेगा। और एक बड़ा बात यह कि राइट्स इशू जो है, अब उसकी लिस्टिंग भी डिजिटल इंडिया की लीवरेज करते हुए हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। PM केयर्स का जो फंड क्रिएट किया है उसको भी CSR में उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है। जिस तरह से सरफेसी एक्ट और DRT में पहले रिकवरी के प्रयास किए जाते थे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 2016 के आने के बाद इसमें दुगने से ज़्यादा रिकवरी हुई है। 221 केसों में 44% रिकवरी इसमें हुई है। एडमिटेड क्लेम्स जो है वो लगभग 4,13,000 करोड़ के हैं और जो वसूली योग्य रकम है वो लगभग 1,84,000 करोड़ है। और जो 13,556 केसेस हैं उसमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपया एडमिशन से पहले ही जो ऐसे उसकी अमाउंट थी उससे पहले विड्रॉ इतने केसेस को कर लिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात उस दिशा में है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, अब एक मीडिया में भी चर्चा थी, सोशल मीडिया में भी, कि गरीब के बच्चे तक कोविड-19 के समय शिक्षा की व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए। ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमारे HRD मंत्रालय ने इसको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ लिया और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे स्वयं प्रभा DTH चैनल पहले चलते थे, आज भी चलते हैं, वो मदद और सहयोग करने के लिए उसके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में श्रमिकों के साथ हुई दुर्घटना के बाद सख्त कदम उठाते हुए अधिकारी को निर्देशित किया है कि श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करें। कल की दुर्घटना के बाद और राजधानी लखनऊ में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने सुरक्षित वाहनों से श्रमिकों की यात्रा और पैदल यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण 9 में बड़ी संख्या में मजदूर ट्रकों और कंटेनर में भरकर जा रहे थे। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें रोका और उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रबंध किए गए हैं। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में आई कमजोरी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज और राज्यों की ऋण सीमा बढ़ाए जाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि ऋण लेने की सीमा बढ़ने से राज्यों का फायदा होगा। जो सबसे बड़ी बात है कि राज्य जिस बात की मांग कर रहे थे कि FRBM की सीमा को 3 से 5% किया जाए, आज इस मांग को भारत सरकार ने 1 वर्ष के लिए अपनी सहमति दी है। इससे राज्यों को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोन लेने की एक सुविधा मिल जाएगी और 3 से 5% की सीमा बहुत अच्छी सीमा है।
मेरा अनुमान है कि देश का जो सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर है वह उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और देश के अन्य जो राज्यों में है। ये देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है और इससे बहुत मजबूती मिलेगी और रोजगार सृजन के भी ढेर सारे अवसर इससे प्राप्त होंगे। अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों व कामगारों की सकुशल और सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। फील्ड में तैनात अफसर अन्य राज्यों से संवाद बनाकर उत्तर प्रदेश लौट रहे श्रमिकों कामगारों को श्रमिक एक्सप्रेस अथवा सुरक्षित वाहनों से ही भेजने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश आने वाले प्रत्येक कामगार और श्रमिक को भोजन उपलब्ध कराया जाए, जगह जगह पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, इन्हें क्वारंटीन सेंटर ले जाकर इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटर में रखने के दौरान ही उनकी स्क्रीनिंग की जाए ताकि होम क्वारंटीन पूरी होने के बाद प्रदेश में ही इन्हें रोजगार दिलाने के प्रयास अभी से प्रारंभ किए जा सकें। मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह ही हमें ये कहा कि जो भी बॉर्डर्स पर भीड़ जो आई है, जो भारी संख्या में लोग अन्य प्रदेशों से आए हैं, जो भारी संख्या में लोग विभिन्न वाहनों से आए हैं, जो बड़ी संख्या में लोग पैदल चल के आए हैं, जो बड़ी संख्या में लोग साइकिल से भी चल के आए हैं, हर हालत में उनको बॉर्डर पर व्यवस्थित रूप से संवाद बनाकर, संवेदना दिखाकर, हर हालत में उनको भोजन की व्यवस्था कर कर, पानी पीने की व्यवस्था करके, उनको बसों को बैठाकर, जो भी साधन मिले उन पर बैठाकर, और अब उन्होंने आदेश ये दिया है कि झांसी से ट्रेन में बैठाकर, मथुरा से ट्रेन में बैठाकर, गाजियाबाद से ट्रेन में बैठाकर, आगरा से ट्रेन में बैठाकर, प्रयागराज से भी ट्रेन में बैठाकर, मेरठ और सहारनपुर क्षेत्र में भी ट्रेन में से बैठाकर, उन्होंने ये भी आदेश किया है कि नोएडा से भी ट्रेन में बैठाकर, साथ साथ जो है कहीं भी झांसी के अलावा महोबा में भी अगर जरूरत पड़े तो वहाँ ट्रेन की व्यवस्था की जाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि जहां तक संभव हो कोई भी व्यक्ति जो है कहीं भी किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने में किसी भी जनपद में वो या तो ट्रेन से चले या बस से चले या सुरक्षित वाहन से अवश्य चले। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 1805 है। अब तक जो मरीज ठीक हुए हैं उनकी संख्या 2444 है। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में 104 लोगों की मौत हुई है। 1805 1805। अब तक जो मरीज पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या 2444 2444। अब तक कुल मिलाकर के 4353 इन्फेक्शन के केसेस आए हैं और 104 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 6545 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई, जो अब तक की सबसे ज़्यादा है, और इसको अतिशीघ्र हम बढ़ा करके 8000 और फिर 10000 बहुत जल्दी हम इसको ले जाएंगे। कल 345 पूल लगाए गए जिसमें 30 पूल पॉजिटिव आए थे। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त की घोषणा की। इससे अलीगढ़ में डिफेंस उपकरण बना रहे उद्यमियों में खुशी की लहर है। डिफेंस प्रोडक्शन में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। डिफेंस उपकरण बनाने वाले उद्यमियों का कहना है कि इससे विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी, उनके आने से नई तकनीक मिलेगी और लोगों को रोजगार में इजाफा होगा। उद्यमियों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद दिया है। कोरोना की वजह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया है, उसकी चौथी फेज में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो डिफेंस के बारे में जो पैकेज दिए हैं वो वाकई सराहनीय है। जिसमें नंबर 1 मैं कहूँगा जो FDI को 49% से 74% किया है। इससे ये मालूम चलता है कि हमारी भारत सरकार कितनी डेस्परेट है उद्योग लगाने में, और ये एक बहुत बड़ा कदम है जो बहुत दिनों से हम उम्मीद कर रहे थे कि
तभी एफडीआई हिंदुस्तान में अपना प्रवेश करेंगी जब उनका स्टेक बढ़ाया जाएगा। कोविड-19 को लेकर इंडस्ट्री की पोजीशन बहुत खराब चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की से प्रेरणा लेकर फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो डिफेंस के लिए अनाउंसमेंट्स अपने चौथे चरण के पैकेज में किए हैं, जो कंप्लीट पैकेज 20 लाख करोड़ का सरकार दे रही है, उसमें चौथे चरण के पैकेज में जो डिफेंस के लिए एक्सक्लूसिव घोषणाएं की गई हैं, उससे उद्यमियों में बड़ा उत्साह का माहौल आया। पैकेज के तहत हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और जो लिक्विडिटी है वो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इस समय में हमारे यहाँ प्रभावपूर्ण मांग नहीं है, एग्रीगेट डिमांड नहीं है, इकोनॉमी के अंदर लोग वस्तुएं नहीं खरीद रहे हैं और हमारे उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये पैकेज बहुत कारगर सिद्ध होगा। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने, किसानों, श्रमिकों समेत समाज के सभी प्रभावित वर्गों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इस राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र के साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, शहद उत्पादन, ऑपरेशन ग्रीन की कमजोर कड़ियों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है। इससे किसान अब कभी भी और कहीं भी अपनी उपज बेफिक्र होकर ले जाने और बेचने के लिए स्वतंत्र हो सकेंगे। किसानों ने बताया कि कृषि कार्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर किसान क्रेडिट कार्ड से पर्याप्त लोन की व्यवस्था की गई है और पशुपालन के लिए भी सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, जिससे हम लोन लेकर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इस देश में महामारी के चलते देश को आर्थिक पैकेज दिया 20 लाख करोड़ का, जिसमें 2 लाख करोड़ हमारे किसान भाइयों के लिए जारी किया गया है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए जो किसान भाई, हमारे छोटे छोटे किसान भाई जिनकी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनी, वो अब पूर्ण रूप से केसीसी बनवा करके और उससे जो है योजना का लाभ ले सकते हैं और खुशहाल होंगे। और हमारे पशुपालन में उन्होंने बढ़ावा दे करके बहुत ही बढ़िया काम किया है। मत्स्य पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, ये सारे कार्य बहुत ही बढ़िया किए हैं मोदी जी ने। 2, 4, 6, 10 जानवर रखेंगे तो अच्छा उससे बेनिफिट होगा हम लोगों के लिए। अच्छा किसानों का जो है वो काम चलेगा, बाल बच्चे उसके जो है खुशहाल रहेंगे, ये बहुत अच्छा है। तो हमारी वित्त मंत्री जो है जी ने किसानों के लिए दिया हुआ है, वो जो है हम किसानों के लिए एक जो है डोज साबित होगा, जिससे कि जो किसान परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी दूर होगी और जो है अपनी खेती संबंधी जो भी कार्य हैं उसको अच्छे से कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण नेपाल के विभिन्न स्थानों में फंसे 133 भारतीय नागरिकों को भारत एवं नेपाल के अधिकारियों द्वारा उच्च स्तरीय वार्ता के बाद महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सनौली सीमा से उन्हें भारत लाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी की मेडिकल जांच की गई। वहीं वतन वापसी को लेकर भारतीय नागरिकों में भारी खुशी देखी गई। भारतीय सीमा में पहुंचने के बाद सभी ने भारत माता की जयकारे लगाए। देश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद भारत और नेपाल की सभी सीमाओं को सील कर पब्लिक मूवमेंट पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण भारी संख्या में भारतीय नागरिक नेपाल के विभिन्न स्थानों में फंस गए थे। वहीं भारतीय प्रशासन ने नेपाली प्रशासन से बातचीत कर फंसे भारतीय नागरिकों को लाने की पहल शुरू की, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के 133 नागरिकों को सोनौली सीमा के रास्ते भारत लाया गया। हम बिहार के रहने वाले हैं, नेपाल में 2 महीने से फंसे हुए थे और अभी इंडिया आए हैं। हम सबको अच्छा लग रहा है, इंडिया आ गए हैं। तो सुजीत कुमार नाम हुआ, हम बिहार का रहने वाले हैं। भागलपुर जिला हुआ, साकुन घर हुआ, साकुन थाना हुआ, जगरिया झंडापुर घर हुआ, जो हम सब नेपाल में बुटबल में बैठते थे। तो एक 26 दिन हम सब वहाँ पे रहे थे स्कूल में। उसके बाद आज हम सब बॉर्डर पे आए हैं इंडिया। तो आज आए हैं तो हम सबको थोड़ा राहत मिला हुआ है। भारत राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों से, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बहुत सारे लोग नेपाल में काम करते। लॉकडाउन में सभी लोग फंसे थे जिन्हें घर आना था, तो उन्हें बॉर्डर के समीप ही नेपाल सरकार द्वारा उन्हें क्वारंटीन किया गया था। उनकी क्वारंटीन अवधि पूरी हो गई थी। बातचीत के क्रम में हम लोगों ने नेपाली नागरिकों को जिस क्रम में भेजा, उसी क्रम में हम लोग भारतीयों को ले रहे हैं। तो हम लोगों ने 133 भारतीयों को भारत में प्रवेश दिलाया है। उनको जब प्रवेश दिलाया जाता नो मीन्स लैंड पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था, डॉक्टरों की टीम है,
उनका बाकायदा मेडिकल उनका चेकअप होता है, स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद हम लोग समीप ही बॉर्डर के पास ही क्वारंटीन सेंटर बना है, वहाँ हम लोग 2-3 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन करते हैं और उनका जो ACR होता है, PCR टेस्ट के लिए हम लोग सैंपल भेजते हैं और जब उनका नेगेटिव आता है रिपोर्ट तभी हम उन्हें उनके जो गंतव्य स्थल वहाँ भेजते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और नेता प्रतिपक्ष आराधना शुक्ला मोना ने आज सड़कों पर चल रहे प्रवासी श्रमिकों को बसें उपलब्ध न कराने पर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार 1000 बसें चलाने की कांग्रेस की तरफ से मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार परमिशन नहीं दे रही है। श्रमिक रास्तों पर हादसों का शिकार हो रहे हैं और लगातार मौतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले पर हठ धर्म छोड़कर शालीनता से सोचना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को बसें चलाने की परमिशन दी जानी चाहिए। कहना चाहती हूँ कि राहुल जी की, सोनिया जी की, प्रियंका जी की और पूरी कांग्रेस पार्टी की, हम लोग संवेदनशील हैं। गोंडा जनपद में अब तक 5 ट्रेन प्रवासी मजदूरों को वापस लेकर आई है। लगभग 6000 प्रवासी मजदूर अब तक वापस आ चुके हैं। इसके अलावा अपने संसाधन विभिन्न वाहनों से लगभग 10,000 श्रमिक गोंडा आए हैं। इस तरह 1 मई से अब तक 35 से 40,000 श्रमिक गोंडा आ चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर इन श्रमिकों को उतारकर थर्मल चेकिंग कर गैर जनपदों गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, आगरा, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गाजीपुर, देवरिया, बलिया जनपदों को रोडवेज की बसों से निःशुल्क भेजा जा रहा है। हमारा नाम विद्यापाल जायसवाल है। हम गोंडा के रहने वाले हैं। हम जलंधर गए थे, वहाँ कमाते हैं, फिर वहाँ से आ गए हैं। हमको कोई परेशानी नहीं हुई। मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम कौशल जायसवाल, मैं गोंडा जिला का रहने वाला हूँ। मैं जलंधर लॉकडाउन में फंसा था। मैं यहाँ गोंडा पहुँच गया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है और हम यहाँ पहुँच के सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरा नाम बाबू है। मैं जलंधर में फंसा हुआ था और मैं ट्रेन से आया हूँ। मैं योगी बाबा का बहुत धन्यवाद करता हूँ, सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर गोंडा के रहने वाले नाम शिवनाथ है और जलंधर में सर मतलब लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, तो थोड़ा सा परेशानी दिक्कत हो रहा था, इसलिए सरकार के ट्रेन से आए हैं। देखिए, प्रवासी लगातार आ रहे हैं। तकरीबन 5 ट्रेन जो हैं हमारे पास डेली आ रही हैं और हर ट्रेन में लगभग 1200 की सवारी आ रही थी और आगे आने वाली ट्रेनों में कहा जा रहा है कि 1500 से 1600 तक की सवारी आएगी। तो लगभग 6 से 7 हज़ार लोग हमारे पास डेली जो रेल के माध्यम से आ रहे हैं। उसके अलावा 3000 लोग हमारे पास जो हमारे स्क्रीनिंग सेंटर्स जो बॉर्डर पर बने हुए हैं वहाँ पर हमारे पास डेली आते हैं, जो 4 पहिया वाहन या बड़े वाहनों से आते हैं। उसके अतिरिक्त भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपने साधनों से आते हैं। तो तकरीबन 10,000 की संख्या में लोग डेली आ रहे हैं और जो हमारे पास लाइन लिस्टिंग हो रही है उसी हिसाब से हो रही है। 1 मई के बाद से लगभग हमारे पास 30 से 35 हज़ार आदमी आ चुका है और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज भी सुबह से 3 ट्रेन आई हैं और 2 ट्रेन अभी आज दिन में आना प्रस्तावित हैं और 6 ट्रेन कल आना प्रस्तावित है। बदायूं में मनरेगा से श्रमिकों को रोजगार देने में सरकार को बड़ी मदद मिल रही है। लॉकडाउन में ये योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए वरदान के रूप में साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। लॉकडाउन में दूसरे प्रांतों से अपने घर लौटे मजदूरों को अपने क्षेत्र में काम पाकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। श्रमिकों को रोजगार मिलने से उनके चेहरों पर मुस्कान वापस लौट आई है। बदायूं के जिलाधिकारी कुमार प्रशांत का कहना है कि जनपद में लगभग 7000 श्रमिक विभिन्न राज्यों से आए हैं, जिनकी थर्मल स्कैनिंग कराकर 21 दिनों तक लॉकडाउन में रखकर उनका श्रमिक विभाग में पंजीकरण कराकर उन्हें मनरेगा योजना में रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर काम करने का भी निर्देश दिया गया है। मेरा नाम अरविंद सिंह है। मैं ग्राम पल्ली झंडा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ नरेगा के तहत काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने ये रोजगार दिया है, इसके लिए मैं अपने परिवार का खर्चा चला रहा हूँ 2 से 1 रोज प्रतिदिन। मैं दिल्ली काम करता था मैकेनिक लाइन का। ये लॉकडाउन होने से मैं वहाँ फंस गया। मैं मजबूर था। मजबूर होने के कारण मैं अपने गांव आया और प्रधानमंत्री ने ये नरेगा दिया। ये नरेगा देने से मेरे घर का खर्चा चल रहा है, रोजगार मिल गया है मेरे लिए। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद करता हूँ। ये मनरेगा का काम चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री ने काम दिया है, इन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे मैं अपने कार्य करके अपने घर वालों की रोजी रोटी चला रहा हूँ। कन्नौज जिले के रेलवे स्टेशन पर सुबह गुजरात से चलकर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन 1517 प्रवासी कामगारों को लेकर कन्नौज पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच 27 जिलों के यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर 48 रोडवेज बसों से उनके गृह जनपद भेजा गया।
गुजरात से आए कामगारों ने सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन में उनका सारा काम बंद हो गया था। ऐसे में कई तरह की समस्याएं होने लगी थी। वे अपने घर जाना चाहते थे लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा था। ऐसे में सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाकर उनकी समस्याओं को कम करने का काम किया है। जीएम राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि 1517 कामगारों को ट्रेन से आने की लिस्ट मिली थी, लेकिन इसमें से कुछ और जिलों के भी लोग आ गए हैं। इन सभी को खाने पीने का सामान देकर उनके गृह जनपद भेजा जा रहा है। काम करने के लिए होटल में काम करते थे गुजरात में, वडोदरा में। तो वहाँ पे लॉकडाउन होने के बाद तब से वहाँ पे फंसा हूँ। बहुत बार ट्राई किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाके फॉर्म भरा, डीएम को कॉल किया, फिर ऐसे करके उन लोगों का कॉल आया 11 तारीख को। उन्होंने बोला 13 तारीख को तुम्हारा ट्रेन है कैरेली बागवाट नंबर 2 से। फिर वहाँ पे हम लोग पहुँचे, वहाँ से हम लोगों का चेकअप किया गया, हमको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया चेक करके। उसके बाद हमको वहाँ से स्टेशन तक बस छोड़ने के लिए आया और बस ने हमको यहाँ पे कन्नौज में छोड़ा। यहाँ से हमको बस लेने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई। साहिब आलम कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से आए, बहुत बुरे फंसे हुए थे। अभी सरकार की मदद मिली है तो आए हैं। फिलहाल मंडल जी, वो बड़ौदा में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। लॉकडाउन लेकर के परेशानी हो रहा था, बहुत खाने पीने का नहीं मिल रहा था। ये योगी जी सरकार तो बहुत अच्छा किया, जो मतलब हम लोगों के लिए ट्रेन दे दिया, नहीं तो हम लोग तो वहीं रह जाते अभी। कोरोना संकट काल में मंदी से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आगाज किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए सभी वर्ग के लोगों को इस कोरोना संकट के समय राहत पहुंचाई गई है। इस राहत पैकेज से सभी वर्गों में खासकर उद्योग जगत, किसान के साथ मजदूर तबके के लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है और इस आर्थिक पैकेज से सभी वर्गों के लोगों को अधिक बल मिलेगा। बाराबंकी जिले के समाज सेवी रत्नेश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आर्थिक पैकेज से लोग अपने काम के स्वयं मालिक बनेंगे, खुद अपने कामों का आविष्कार कर उस पर काम करेंगे। स्वयं के उद्यम से कामगारों का पलायन रुकेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था जो भारत की लगभग 20 लाख करोड़ है, उसका 10% भारतीय क्षेत्र के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने ऐलान किया है, जिसमें कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह जा रहा है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, जिसमें मनरेगा की जो मजदूरी 182 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। इसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा के लिए ऑनलाइन के लिए कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा अलग अलग चैनल की व्यवस्था करने की बात कही है। तो चाहे छात्र हों, चाहे किसान हों, और जो पैदल यात्री हैं, इनके लिए भी रहने यात्रा करने की पर्याप्त व्यवस्था, ट्रेन, ये सब चलाई जा रही है। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन हो गया है, जिसके चलते देश की सभी गतिविधियां पूरी तरह से रुक गईं। सभी बड़े महानगरों में कल कारखाने कामकाज सब बंद हो गए। लोगों को रोजी रोटी की मुसीबत सबसे बड़ी सामने आई। ट्रेन, बस बंद है, सभी रास्ते बंद कर दिए गए। ऐसे में श्रमिकों को अपने घर पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्हें ये चिंता सता रही थी कि हम अपने घर कैसे पहुंचेंगे। भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसके माध्यम से बड़े महानगरों से श्रमिकों को उनके गृह जनपद भेजा जाने लगा। उसी कड़ी में मुंबई से प्रयागराज पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे श्रमिक भारती कुमार सोनी रामानंद ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि हम लोग सकुशल पहुंच गए और रास्ते में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। हम भारत सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं और हम अपने घर पहुंच जाएंगे। बड़ी संख्या में मुंबई से आने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेन से श्रमिक प्रयागराज पहुंचे। लोगों का यहां पहुंचने पर खाना पीना मुहैया कराया गया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन 4 बढ़ाने के दिए निर्देश। आर्थिक गतिविधियां खोलने और प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जारी की गाइडलाइन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5वें और आखिरी चरण की घोषणा की। कहा, लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर दिया जा रहा है जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए प्रदेश में पर्याप्त बसों और ट्रेनों की जा रही व्यवस्था। प्रवासी मजदूरों से पैदल और ट्रकों के माध्यम से लाने की अपील।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के राहत पैकेजों के ऐलान के बाद आर्थिक क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं ने किया स्वागत। किसानों, मजदूरों ने भी सरकार के फैसले को बताया हितकारी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दूर रहकर भी हमको साथ निभाना है। दूर रहकर भी हमको साथ में आना है। इस कातिल कोरोना को मार भगाना है। इस कातिल कोरोना को मार भगाना है। हार नहीं मानेंगे हमने ठाना है। हार नहीं मानेंगे हमने ठाना है। हर हाल में हर कीमत पर सबको बचाना है। सबको बचाना है, सबको बचाना है। जान भी जहान भी, जान भी जहान जान भी जहान भी, जान भी जहान भी। नमस्कार। जान भी जहान भी में आपका स्वागत है। हम कितने खुश किस्मत देश में रहते हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री लगातार लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे आप इस महामारी के साथ जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। याद करिए 12 मई की वो रात्रि 8 बजे प्रधानमंत्री ने एक ऐसी लोगों को सूचना दी कि लोगों को लगा कि हम इस बीमारी के साथ लड़ भी रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। जी हाँ, हम सब ये जानते हैं कि लोकल वोकल ग्लोबल, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो हमारी लोकल चीज़ें हैं उसको आप बताइए और गर्व से बताइए, और साथ ही साथ ग्लोबल भी इसकी पहचान होनी चाहिए। आपके देश को आगे बढ़ना है और काम भी चलाना है, ज़िंदगी भी बढ़ानी है। और हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी हमेशा आनंद भरी रहे। इस परेशानी में हम ज़रूर हैं, लेकिन आपको महसूस करना है कि ये परेशानी हम कैसे दूर कर सकते हैं। आज की हमारी पहली कलाकार हैं जान भी जहान भी में मराठी फिल्मी दुनिया की जानी मानी गायिका सुचित्रा भागवत। वेलकम टू आवर शो सुचित्रा जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश दूरदर्शन केंद्र की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए याद किया। सुचित्रा जी, हमें आपके बारे में जो जानने को मिला वो ये कि आपको बहुत पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण पुरस्कार है लता मंगेशकर पुरस्कार, और इसके साथ साथ आपने पंडित जियालाल वसंत जी से संगीत की शिक्षा ग्रहण की और गायक सुरेश वाडेकर से भी आप संगीत की शिक्षा ले रही हैं। पिछले दिनों लोगों ने रामायण देखी, उत्तर रामायण देखी, और उत्तर रामायण में आपकी सुरीली आवाज़ हमें सुनने को मिली, और मिस्टर इंडिया फिल्म में भी आपने गाना गाया। ये गाने का जो आपका सफ़र रहा कैसा रहा,
हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे लगता है कि आज तक इस संगीत क्षेत्र में मुझे जो कुछ मिला है वो सब मुझे मेरे माता पिता और मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से ही मिला है। और लता जी की जो गायकी है उनमें जो बारीकियां रहती है वो सब मुझे मेरे बड़े गुरु भाई श्री सूरज वाडकर जी ने सिखाया हुआ है। और मैं उनकी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे उन्होंने इस काबिल बनाया है कि मैं लता जी के गाने गा सकूँ। नहीं तो लता जी के गाने गाना मतलब मजाक नहीं है। सुचित्रा जी, जैसे दर्शकों को हमने बताया कि आपने मिस्टर इंडिया में गाया, उत्तर रामायण में गाया, तो क्यों ना उसकी झलक हो जाए, या कोई भी जो आपको पसंद हो या आप दर्शकों को सुनाना चाहती हो वो गाना प्लीज सुनाइए ना। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। सागम पदा पधम परे मग गरे सनि धरे रे गम गम पम पद पद सनि सरे आ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक जीत न माने, एक हार न माने, एक जीत न माने, एक हार न माने। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। सुचित्रा जी, जब जिंदगी का सफर सुरीला हो, मतलब आपका हम सफर भी सुरीला हो, यानी माधव जी भी गाते हैं और आप भी गाती हैं। और आपसे बिना पूछे मैंने उनसे एक बात पूछी कि आपको सुचित्रा जी की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात क्या लगती है? क्या आप बता सकती हैं? फिर मैं बताऊंगी आपको। खराब बात तो ये लगती होगी कि अगर हमारे घर में अगर कोई डिसीजन लेना हो तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं तुरंत उसके नतीजे पे पहुँच जाती हूँ बिना सोचे समझे, तो वो नाराज़ हो जाते हैं मुझसे। और अच्छी बात, अगर उन्होंने जो आपसे क्या कही मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं घर में सबका अच्छे से ख्याल रखती हूँ और खाना वाना बनाती हूँ सबका बराबर से, तो वो अच्छी लगती होगी बात। आपसे क्या कहे आप ही बता दीजिए जी, उन्होंने बताया कि आपकी जो सबसे खराब बात उनको लगती है, मेरे हिसाब से वो अच्छी बात है कि जब कोई बेसुरा होता है तो आपका मुंह बन जाता है
जाहिर सी बात है, जो संगीतज्ञ लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, तो बेसुरा होने पर तो बनना मुंह स्वाभाविक ही है। और दूसरी बात बताऊं, आप हर चीज़ बहुत टेस्टी बनाती हैं, पता चल गया ना। चलिए चलते चलते आपसे एक और गाना सुन लेते हैं। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी पसंद दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। शरीके जिंदगी को क्यों शरीके गम नहीं करते, दुखों को बांट कर क्यों दुखों को कम नहीं करते। तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। इन आँखों में न अब मुझको कभी आंसू नजर आए। सदा हंसती रहे आँखें, सदा ये होठ मुस्काए। मुझे अपनी सभी आहें, सभी दर्दों अलम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। जान भी जहान भी। क्या आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते बहुत से लोग कुंवारे रह गए? आइए मैं इस पर्दे से राज खोलती हूँ। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख के आसपास अप्रैल माह से कुछ मांगलिक कार्य होने थे, जो कि 10 जुलाई तक चलते हैं। ऐसे में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, अपनी जान की परवाह करते हुए लगभग 1.5 लाख शादियों को आगे बढ़ा दिया। कोरोना ने शरीर के साथ साथ रिश्तों को भी प्रभावित किया, और इसके साथ साथ आप जानते हैं मांगलिक कार्यक्रम में कितने लोग होते हैं जो जुड़े होते हैं। मंडप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका लोग पहले से इंतज़ाम करते हैं। वो सारी चीज़ें अब आगे बढ़ गई, क्योंकि जान है तो जहान है। और अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जाने माने गायक। अच्छा चलिए मैं गुनगुना देती हूँ ये गज़ल। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। समझ में आया? जी हाँ, हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पद्मश्री श्री सुरेश वाडेकर जी से। वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? नमस्कार रमा जी, मैं सुरेश वाडकर, लखनऊ दूरदर्शन देखने वाले सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार। जान है जहान है इस कार्यक्रम में आपने मुझे भी जोड़ दिया है, जिसके लिए मैं लखनऊ टेलीविज़न और जान है जहान है प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने वाले सभी लोग और रमा जी स्पेशली आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ठीक हूँ, हम लोग सब अपने अपने घर में हैं, अपनों के साथ हैं। आप लोगों को भी सबको मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप घर में ही रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि कोरोना को फेस करने का या कोरोना को फाइट करने का ये एक ही तरीका है। और अगर आप इसमें हमारे देश की और हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जो सबको करबद्ध रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं
जिसको मान देना आप सबका परम धर्म है इस वक्त, ताकि हम लोग कोरोना से लड़ सकें। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सब घर में रहें। आइए कुछ फिल्मी सफर की बात करते हैं। डेफिनेटली आपके लोग फैन हैं, तो आप किसके फैन हैं? सबसे बड़ा फैन हूँ मैं तो मेरी सरस्वती माँ लता जी मंगेशकर, आशा ताई, किशोर दा, रफ़ी साहब, मन्ना दा, महेंद्र कपूर साहब, तलत महमूद साहब, मेहंदी हसन साहब, और क्लासिकल में मेरे घर के सबसे बुजुर्ग कलाकार बड़े गुलाम अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब, आमिर खान साहब को बहुत सुनता हूँ मैं, किशोरी ताई अमोनकर। मैं दीवाना हूँ इन लोगों का और मैं रोज सुनता हूँ इनको। अपने गाने को अगर अच्छे से रखना है, सुधारना है, तो इन लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। सुरेश जी, हम लोगों ने पिछले दिनों पहले भी रामायण देखी थी और फिर देखी दोबारा, तो आपकी आवाज़ उस सीरियल में रामायण में लगातार गूंज रही थी। कुछ अनुभव शेयर करेंगे? रामायण आपके दिलों में कहाँ तक बसी हुई है? आपने सही कहा। मेरे ख्याल से 35-40 साल पहले पहली बार रामायण को हमारे सबके प्रिय रामानंद सागर साहब ने प्रोड्यूस किया था, और इसका संगीत मेरे प्रिय दादू, जिनकी वजह से मैं आज इंडस्ट्री में हूँ, उन्होंने इसका संगीत दिया था। और सागर साहब ने बहुत मेहनत करके, बहुत अभ्यास करके इस सीरियल को बनाया था। आप सबको याद होगा कि सारे भारतवर्ष में लोग अपने घर में वो पर्टिकुलर टाइम जब रामायण आती थी, सब घर में बैठ के इसको बड़े प्यार से और भक्ति भाव से देखते थे। रोड पे लोग दिखाई नहीं देते थे, इतना लोगों ने इसको पसंद किया था। आज भी इसको रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि आज उससे कहीं ज़्यादा लोग घर में अपने अपने बैठ के इस सीरियल को देखते हैं, और सब तबके के, सब धर्म के लोग इसको बड़े प्यार से देखते हैं। तो इतना खूबसूरत बनाया हुआ ये सीरियल लाजमी है, इसकी वैल्यू या इसकी रिपीट वैल्यू ये जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक चलती रहेगी। बड़े खूबसूरत गाने उस सीरियल के लिए मैंने दादू के निर्देशन में गाए हैं, और बड़ा मज़ा आता है अभी भी देख के। उस वक्त मैं 40 साल पहले थोड़ा सा जवान था, तो बहुत अच्छा लगता है, वापस रिपीट हो रहा है। सुरेश जी, मुंबई मायावी नगरी है, टैलेंट का खजाना है, महासागर है, और ऐसे में कलाकार वहाँ जाना चाहते हैं। आपने कितना स्ट्रगल किया, प्लीज़ कुछ बताइए, क्योंकि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो भी जानना चाहेंगे। मैं अपनी युवा पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ कि अभी इंडस्ट्री में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। बहुत आसानी से सबको ब्रेक मिलता है। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट होते हैं और आपका नंबर लग जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली दुनिया के मैप पे आ जाते हैं, लोगों की नज़र में आते हैं, लोगों के कानों में आप बस जाते हैं। पहले ऐसे नहीं था हमारे टाइम पे। हालांकि मैं भी कंपटीशन से ही आया हूँ। सुरसिंगार संसद में जो फिल्म संगीत सम्मेलन किया था पहला, जिसमें मैं, हरिहरन जी, रानी वर्मा, कविता कृष्णमूर्ति, डॉक्टर डिड्डी, या इस तरह के सारे भारतवर्ष से कॉम्पिटिटर्स आए थे। तो उसमें मुझे, हरिहरन को और रानी वर्मा को, हमको तीनों को अवार्ड मिला था, जिसमें से दादू ने चुन के मुझे, उन्होंने सबसे पहले
फिल्मों में गवाया है। मेरी पहली फिल्म थी पहेली, राजश्री प्रोडक्शंस की। तो इस तरह मुझे ब्रेक मिला, फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। अब जाके ऐसे लगता है कि मैं स्ट्रगल करता हूँ, क्योंकि अभी ज़माना भी बदल गया, टाइम भी बदल गया, नए नए लोग, हीरो हीरोइंस आ गए हैं, नए नए गाने वाले लोग आए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे इस वक्त गाना गा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन्होंने भी अपना करियर करना है गाने में, उनके लिए तो मैदान एकदम खुला है। कोई भी जो टैलेंटेड है वो कोई भी आ सकता है और गा सकता है। सुरेश जी, आपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने गाए हैं, माचिस, राम तेरी गंगा मैली हो गई, दिल, गमन, न जाने कितनी फिल्में हैं, लेकिन कई गाने आपके करीब ज़रूर होंगे, पर कोई एक गाना जो आपको लगता है कि आप बार बार उसको गाना चाहेंगे? चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हे औनी पानी यारियां तेरी, बौनी बौनी बेरियों तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, ओ वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। सुरेश जी, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, पद्मा जी। पद्मा जी, आप प्रोग्राम देख रही हैं ना, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। आप कितनी सुंदर हैं, और आपके पति आपके लिए कोई ना कोई ऐसा गाना गाते होंगे जो आपको पसंद होगा, और आप बार बार सुरेश जी उस गाने को उनके लिए गाना चाहेंगे। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है, पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है, सीने में जलन। क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, सीने में
मेरी पत्नी पद्मा बहुत अच्छा गाती हैं और बाकायदा गाना सीखी हुई है, ग्रेजुएशन किया है गाने में, पढ़ाई में भी बीए ऑनर्स किया हुआ है उसने। और अभी मेरे कंधे से कंधा लगा के मेरा जो स्कूल है आजीवासन, मेरे गुरुजी के नाम से बना हुआ है, आचार्य जियालाल वसंत जी के नाम से। तो उनके आशीर्वाद से ये जो लगाया हुआ जो पेड़ है मेरे गुरुजी ने, उसको सींचने का काम हम लोग कर रहे हैं। उनकी जो गुरु शिष्य परंपरा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें मेरी बड़ी बहन प्रेम वसंत, पद्मा, मैं, मेरी बड़ी बेटी अनन्या, हम लोग सभी यहाँ सिखाते हैं। और मेरे वक्त से जो भी मेरे गुरु भाई बहन सीखने आते थे वो भी सिखाते हैं। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं और सारे भारतवर्ष में या रादर पूरे दुनिया में ऑनलाइन हमारे आजीवासन से गाना, सितार, नृत्य, इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं बच्चे। और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से तैयार होकर निकल रहे हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्री में स्वप्निल बांदोड़कर है, विजय प्रकाश है, रवि त्रिपाठी है, अमेद आते हैं और श्रेयस पुराणिक है। और एक नटखट बच्चा हमारा है जो राहुल वैद्य, वो भी हमारा शिष्य है। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे तैयार हो रहे हैं यहाँ पर आप सबके आशीर्वाद से। और पद्मा तो रियलिटी शो में आप देखते ही हैं उसको, गजरे वाली उसका नाम रखा है लोगों ने और बहुत अच्छा गाती है, काफ़ी फिल्मों में भी गाया है, उसके प्राइवेट एल्बम्स भी हैं। और मुझे जब भी कोई फरमाइश करती है तो बड़े जो मेरे बहुत सारे प्राइवेट एल्बम्स के गाने हैं जो हट के हैं, थोड़े क्लासिकल बेस्ड गाने हैं, उन गानों की बहुत फरमाइश करती है वो। मगर हम लोग जब भी स्टेज पे प्रोग्राम्स के लिए मेरे साथ जब पद्मा गाती है प्रोग्राम्स में, तब ये गाना ज़रूर गाते हैं हम दोनों। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल की, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद डीडीपी को समय देने के लिए। और आपने तो हिंदी, मराठी, कोंकणी, भोजपुरी कितनी फिल्मों में गाया और आपके गाने हमेशा याद रहेंगे और विशेष रूप से डीडीपी आपको हमेशा याद करता रहेगा। ऐसे मौके पर हमें इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ईश्वर लंबी उम्र दराज करे। शुक्रिया। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी।
हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले।